स्वागत है सभी बच्चों का फिर से मेरी एक नई क्लास में। और इसमें मैंने आज फिर जो है फ्रेजल वर्ब का टॉपिक रखा है, क्योंकि ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक है और मैं समझता हूँ कि इसको मैं बार बार रखूँगा तो बच्चों को ये प्रिपेयर होगा। दूसरी एक बात कि देखिए, जब हम किसी भी टॉपिक, किसी भी चीज़, किसी भी व्यक्ति पर जब तक हम कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तब तक वो चीज़ हमें यूजफुल नहीं लगती है। या फिर ये समझ लीजिए कि जब तक हम किसी चीज़ को अपनी तरफ से यूजफुल नहीं समझते हैं तब तक वो चीज़ इंटरेस्टेड नहीं होती है। मतलब दोनों तरफ से समझ सकते हो। और अच्छा, एक बात ज़रूर है कि अगर जितने भी मीनिंग्स मैं यहाँ पर लिखे हुए हूँ, यानी जो फ्रेजल वर्ब्स हैं, यहाँ पर स्टैंड के साथ बाई तो क्या अर्थ होगा, स्टैंड के साथ फॉर, स्टैंड के साथ आउट, ऐसे करके टेक आउट, टेक फॉर, ऐसे करके। अगर ये देखो, सही बात बता रहा हूँ, बिल्कुल सच्ची बात, ऑथेंटिक है कि अगर किसी भी एग्ज़ाम में, समझना जरा, अगर किसी भी एग्ज़ाम में इनमें से एक भी मीनिंग अगर आ जाए, अगर इनमें से कोई भी मीनिंग किसी भी एग्ज़ाम में अगर आ जाए तो फिर बच्चा ये वीडियो रिवर्स करके देखेगा, ढूंढ के देखेगा कि नहीं नहीं, उसमें एक मीनिंग आ गई थी, सर ने जो पढ़ाया था, और पता करेगा कि वो कौन सी मीनिंग उसको सर ने क्या बताया था, या बुक्स में देखेगा। मतलब ये जरूर, मतलब तब वो उसको ये वीडियो याद आएगा कि हाँ, उसमें सर ने बताया था कि ये था। एक भी मीनिंग अगर आ जाए तो बाय चांस ऐसा हो सकता है। इट इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि ये वही चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं से, अब देखो होता ही है कि सब तो आती नहीं है ना, सब नहीं आती हैं, और इसका स्टोरेज इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि इसको एक दो बार में कवर करना इम्पॉसिबल है। कि अगर मैं रीडिंग करके भी बताऊँ आधा एक घंटा तब भी नहीं। और आप एक दो वीडियो की बात कर रहे हो, आप 6 महीने, साल भर, कोई 2 साल, कोई 4 साल से विभिन्न प्रकार के एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, और फिर भी इनमें उसका बहुत अच्छा कमांड नहीं बन पाया होगा, क्योंकि उसके लिए एक ही चीज़ तो है नहीं, पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने एक बार कहा था कि अगर आप खुद पढ़ते हो तो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अगर कोई आपको बता रहा है, बोल के सुना रहा है, और आप चुपचाप देख कर सुन रहे हो, तो ये इसमें बहुत आसानी होती है कि वो चीज़ आपको तैयार हो जाए। खैर जो भी हो, लेकिन ये फैक्ट बिल्कुल सही है कि अगर कहीं की भी किसी भी पेज की या किसी भी वीडियो की, किसी के भी क्लास की, अगर एक मीनिंग, एक कोई इडियम, एक कोई फ्रेजल वर्ब, एक कोई एंटोनिम या सिनोनिम से वन वर्ड अगर कहीं से भी वो बाई चांस उसमें पेपर में आ जाए तो फिर वो पेज लड़का बार बार खोल के देखता है और उसके आसपास की मीनिंग देखता है और उसी बुक को ज़्यादा पढ़ता है। तो समझ लीजिएगा, अगर इसमें कोई मीनिंग आ गई कहीं पर किसी भी एग्जाम में, तब ये इंटरेस्टेड होगा। तो ये बताओ कि हम उस चीज़ के इंतज़ार क्यों करें कि जब वो आ जाएगी तब हम पढ़ेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि वो चीज़ें पहले से देखो। हम किसी भी चीज़ को गलत होने की उम्मीद में नहीं बैठ सकते हैं, बल्कि हम उसको प्रिपेयर करते हैं और उसको अच्छी तरह से मजबूत करते हैं। तो लेट अस प्रोसीड। यहाँ पर डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं मीनिंग क्या होती है। फ्रेजल वर्ब है आपकी। फ्रेजल वर्ब को उस दिन मैंने डिफाइन किया था। फ्रेजल वर्ब क्या होती है? जब किसी वर्ब में एडवर्ब पार्टिकल या प्रीपोजिशन पार्टिकल जुड़ जाता है तो उसका सेंस बदल जाता है, फिर वो उसकी बेसिक मीनिंग नहीं रह जाती है। टेक माने लेना जरूर है, लेकिन जब ये सारी चीज़ें कहीं प्रीपोजिशन, जैसे मान लीजिए
कि ये आपका, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये एडवर्ब है, ये आपका एडवर्ब है, ये आपका एडवर्ब है, ये आपका एडवर्ब है, ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन, ये एडवर्ब है आपका। तो जब कोई एडवर्ब और ये प्रीपोजिशन जुड़ता है तो उसका सेंस बदल जाता है। अच्छा, इसको फ्रेजल वर्ब क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक के साथ दो शब्द हो जाते हैं। जब कभी एक से अधिक शब्द हो जाते हैं तो उसको फ्रेज कहते हैं, फ्रेज। और यही फ्रेज आपका वर्ब का काम करता है, इसलिए फ्रेज वर्ब हो गई। या वर्ब फ्रेज कह सकते हो या फ्रेजल वर्ब कर सकते हो। तो यहां पर देखिए लिखा है स्टैंड बाई, और स्टैंड बाई का मतलब होता है टू सपोर्ट, टू सपोर्ट, और या फिर टू हेल्प कह देते हैं। मतलब स्टैंड बाई माने होता है साथ देना। साथ देना मतलब सहारा देना या मदद करना। स्टैंड बाई मीन, जैसे वी शुड स्टैंड बाई अवर नेबर्स या रिलेटिव्स या फ्रेंड्स या जो कुछ, साथ देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। इसके बाद स्टैंड फॉर। स्टैंड फॉर माने होता है टू रिप्रेजेंट। टू रिप्रेजेंट का मतलब होता है किसी चीज का प्रतिनिधित्व करना, यानी उसको प्रस्तुत करना, उसको लेकर चलना। तो देखिए जैसे हम ये कह देते हैं कि IAF रिप्रेजेंट्स फिर लिख दे इंडियन एयर फोर्स। मतलब ये किसी का सिंबल होता है। तो जब ये चीज जब एब्रीविएशन में होती है तो इसका फुल फॉर्म बताने के लिए स्टैंड फॉर कर देते हैं। जैसे द वाइट कलर ऑफ आवर ट्राई कलर स्टैंड्स फॉर पीस एंड लव, यानी हमारे तिरंगा का जो सफेद रंग है वो प्रेम और शांति का प्रतीक है। तो स्टैंड फॉर माने प्रतीक होना। तो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पे आई हैव रिप्रेजेंट करना, प्रतिनिधित्व करना। तो यहाँ पर टू रिप्रेजेंट हो गया। इसके बाद लिखा हुआ है स्टैंड आउट, तो टू बी स्पेसिफिक। टू बी स्पेसिफिक का मतलब होता है हैविंग स्पेशल क्वालिटीज। मतलब जब किसी व्यक्ति के अंदर कोई विशेष गुण होता है, आम आदमी से बिल्कुल डिफरेंट होता है, तब उसको कहते हैं स्टैंड आउट। तो स्टैंड आउट से आपने देखो ज़्यादातर बच्चे बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं, हर कोई बोलता है आउटस्टैंडिंग। मतलब जैसे कहते हैं हिज परफॉर्मेंस इज आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरी, स्पेशल काइंड ऑफ। तो वो विशेष प्रकार का बन जाता है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी, अद्भुत, अनोखा बन जाता है, मैचलेस बन जाता है, वो सेंस रखता है। टू बी स्पेसिफिक का मतलब होता है कि विशेष होना या विशिष्ट होना। तो यहाँ पर स्टैंड आउट हो गया। फिर लिखा स्टैंड अप फॉर, और स्टैंड अप फॉर का मतलब होता है डिफेंड, और डिफेंड का मतलब होता है प्रोटेक्ट, रक्षा करना। जैसे हम ये कर दें कि वी शुड स्टैंड अप always for the poor. We should stand up always for the poor, या we should always stand up for the poor। यहाँ पर भी इसको ऐसे लगा सकते हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें सदैव गरीबों के प्रति, मतलब गरीबों की रक्षा करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए। वैसे शाब्दिक अर्थ में जाए तो हमें हमेशा गरीबों के प्रति खड़ा होना चाहिए। खड़ा होने का मतलब होता है उनकी प्रोटेक्शन में, उनके फेवर में, उनके सपोर्ट में। तो ऐसे करके हो जाता है स्टैंड अप फॉर ऑलवेज फॉर द पुअर, यानी हमें गरीबों की रक्षा करनी चाहिए। या किसी भी चीज के लिए रक्षा करने का मतलब आप समझ रहे हो, ये नहीं कि वो कहीं लड़ाई लड़ रहा है, युद्ध में जाकर तीर तलवार कट्टा बंदूक चलाना है। मतलब ये होता है कि उनको किसी तरह से प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर हम ये कहते हैं कि यहाँ पर ये करें कि फॉर द, यहाँ पर कर दें डाउन ट्रोडन, और डाउन ट्रोडन का मतलब हो गया कि जो दलित हो, अर्थात निम्न श्रेणी के लोग हों, उनकी साथ में हमको
उनका साथ देना चाहिए, मतलब प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो स्टैंड अप फॉर का मतलब डिफेंड से है, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। कोई भी हो, द हेल्पलेस लिख सकते हैं, असहाय लोगों की हमें सुरक्षा करनी चाहिए। कुछ भी वहां पर मान लीजिए इस तरह का आ जाता है तो स्टैंड अप फॉर मतलब डिफेंड। स्टैंड अगेंस्ट, और स्टैंड अगेंस्ट का मतलब होता है टू अपोज। अपोज का मतलब विरोध करना, टू ऑब्जेक्ट, किसी के खिलाफ जाना, स्टैंड अगेंस्ट। स्टैंड बैक, और स्टैंड बैक का मतलब होता है गो बैक। इसके बाद स्टैंड डाउन, और स्टैंड डाउन का मतलब होता है रिमूव। रिमूव होता है, या जैसे होता है रिजाइन। रिजाइन आप समझो, या लीव द मैटर। लीव द मैटर, किसी चीज से अपने आप को हटा लेना, किसी चीज के या मैटर को बीच में छोड़ देना, उससे अलग हो जाना। तो यहां पर हो गया स्टैंड डाउन का मतलब रिजाइन या लीव द मैटर। इसके बाद स्टैंड इन लिखा हुआ है, तो स्टैंड इन का मतलब होता है टू सब्स्टिट्यूट फॉर समवन। टू सब्स्टिट्यूट फॉर समवन, ये होता है किसी के स्थान पर काम करना। स्टैंड इन मतलब इनका वो यही इशारा है कि उस स्थान में जाकर सेट होना। तो टू स्टैंड इन मतलब टू सब्स्टिट्यूट फॉर समवन। जैसे हम कह दें कि द सिंगर वॉज इल, सो an unexperienced singer had to stand in for him। मतलब गायक जो एक प्रोफेशनल सिंगर था, यहाँ पर मेन सिंगर या प्रोफेशनल सिंगर आप लिख सकते। तो जो प्रोफेशनल सिंगर था वो बीमार था। सो एन अनएक्सपीरियंस्ड सिंगर हैड टू स्टैंड इन फॉर हिम, इसलिए एक अनुभवहीन गायक को उसकी जगह पर आना पड़ा या काम करना पड़ा। तो इस तरह से इसका यूज होता है, स्टैंड इन का यूज टू सब्स्टिट्यूट फॉर समवन, किसी का स्थान लेकर के काम करना। इसके बाद स्टैंड ऑफ का मतलब होता है टू बी अवे। टू बी अवे, स्टैंड ऑफ मतलब टू बी अवे। फिर लिखा स्टैंड विद, यहां पर स्टैंड विद का मतलब होता है टू बी सुटेबल, या फिर होता है टू बी इन फेवर ऑफ। जैसे हम कहते हैं कि द वेदर इज स्टैंड्स, द वेदर स्टैंड्स विद फेवर ऑफ मी। द वेदर हो गया या द क्लाइमेट हो गया, मतलब सुटेबल है कोई भी मौसम या किसी भी चीज के लिए। जैसे हम कहते हैं कि कोई क्लॉथ्स, कोई कॉस्ट्यूम्स, कोई ड्रेस, या कोई सिचुएशन या कंडीशन, कोई भी चीज है, अगर वो फेवर में है, सुटेबल है, तो स्टैंड विद। स्टैंड विद आपको सजेस्ट करता है कि मतलब वो उसके साथ खड़ी हो सकती, मतलब चल सकती। हालांकि स्टैंड का जो बेसिक मीनिंग है या डायरेक्ट मीनिंग नहीं होता है, लेकिन देखिए ये सारी चीजें जितनी भी एडवर्ब या प्रीपोजिशन लगते हैं, इनसे कहीं ना कहीं पर थोड़ा बहुत तो इशारा मिलता ही है कि नहीं, हाँ ये सेंस है। जैसे अब यहाँ पर लिखा स्टैंड आउट, और स्टैंड आउट का मतलब होता है जो मतलब एक कॉमन या कम्युनिटी है उससे बिल्कुल बाहर होना। और उससे बाहर होने का मतलब क्या होता है, उससे डिफरेंट होना, उससे अलग होना।
तो अलग होने का मतलब है कि आप उससे कुछ स्पेशल क्वालिटी या डिफरेंट क्वालिटी मतलब रखते हैं, तब जाकर कहा जाता है टू बी स्पेसिफिक। मतलब कहीं ना कहीं से वो चीज़ इशारा करती है कि हाँ उसका सेंस हो सकता है। फिर भी मैं कहूँगा कि इनकी कोई डायरेक्ट मीनिंग नहीं होती है, ये सेंस में ही लेते हैं। फिर भी जो प्रीपोजिशन या एडवर्ब लगता है उसके डीप सेंस में अगर जाएंगे तो थोड़ा ना थोड़ा इशारा आपको जरूर करेगा। अब आते हैं टेक आउट। तो यहां पर टेक आउट का मतलब होता है रिमूव। रिमूव का मतलब होता है हटाना या फिर दूर ले जाना या दूर करना, ये होता है रिमूव। जैसे हम कहते हैं कि दे हैव टेकन द डेड बॉडी आउट ऑफ द हाउस, मतलब वे जो है डेड बॉडी को घर से बाहर ले गए, यानी हटाया वहां से या दूर ले गए। तो ऐसे यहाँ पर कर सकते हो। अब जैसे हम कहते हैं कि द प्रोसेशन वॉज बीइंग टेकन आउट, अर्थात जुलूस निकाला जा रहा था या ले जाया जा रहा था। तो मतलब ले जाना, दूर करना, हटाना, किसी स्थान से दूसरे स्थान की ओर उसको ले जाना। तो इस तरह से रिमूव भी कर सकते हैं। टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल। रिजेंबल का मतलब होता है गो विद। गो विद का मतलब होता है मेल खाना। जैसे हम कहते हैं जैसे द सन्स टेक आफ्टर द सन्स टेक आफ्टर देयर फादर, ये द सन कहते हैं या सन्स कहते हैं कि मतलब बेटे अपने पिता के समान लगते हैं, ये बेटा अपने पिता से मैच करता है या मेल खाता है। तो वही होता है टेक आफ्टर माने रिजेंबल यानी गोविद यानी मेल खाना। फिर लिखा है टेक डाउन। टेक डाउन का मतलब होता है राइट, और राइट का मतलब होता है लिखना। जैसे हम कहते हैं सी इज टेकिंग डाउन एन एसे, सी इज टेकिंग डाउन एन एसे मतलब वो एक निबंध लिख रही है। इसके बाद लिखा हुआ टेक ऑफ। तो टेक ऑफ का मतलब एक तो सेंस होता है पुट ऑफ, पुट ऑफ भी होता है, और एक होता है लीव द ग्राउंड, लीव द ग्राउंड, लीव द ग्राउंड। अब लीव द ग्राउंड का मतलब होता है जमीन को छोड़ना। अब जमीन को छोड़ने का मतलब सेंस आप समझते हो, द प्लेन हैज टेकन ऑफ। तो द प्लेन हैज टेकन ऑफ का मतलब जहाज उड़ गया है। तो टेक ऑफ का मतलब होता है उड़ना या उठना, अर्थात जमीन छोड़ना। जमीन से उठते समय ये टेक ऑफ का यूज किया जाता है। टेक ऑफ और पुट ऑफ भी होता है। जैसे ही हैज टेकन ऑफ हिज कोट, तो रिमूव का सेंस आ गया, पुट ऑफ मतलब हटाना या उतारना हो गया। ही हैज टेकन ऑफ हिज कोट, तो वहां पर क्या होगा कि उसने कोट उतार दिया। उतारने का मतलब है कि अपनी बॉडी से हटा दिया है। तो टेक ऑफ के दो सेंस होते हैं। फिर लिखा है टेक ऑन या टेक ओवर। तो इसका होता है टू टेक अप रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, टू टेक अप रेस्पॉन्सिबिलिटी, अर्थात इसका मतलब होता है कि जिम्मेदारी लेना। वो टेक ऑन माने भी होता है, टेक ओवर माने भी होता है। टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी माने जिम्मेदारी लेना। जैसे ही हैज टेकन ऑन, ही हैज टेकन ऑन, he has taken on the company in the absence of manager, मतलब he has taken on the company या he has taken on the charge in the absence of manager। मैनेजर के अनुपस्थिति में, प्रबंधक की अनुपस्थिति में उसने जो है कंपनी की जिम्मेदारी ले ली है या संभाल ली है। तो टेक ऑन का मतलब होता है जिम्मेदारी लेना या टू बी रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार होना। इसके बाद टेक टू लिखा है। तो टेक टू का मतलब होता है टू फॉर्म ए हैबिट। टू फॉर्म ए हैबिट का मतलब होता है कोई चीज आदत में ढालना, यानी आदत बनाना। अब आदत में जैसे कि हिज सन हैज टेकन टू स्मोकिंग, मतलब उसका बच्चा जो है स्मोकिंग यानी उसकी आदत डाल ली है। या हम कहते हैं कि नाउ शी इज टेकिंग टू राइडिंग, अर्थात अब वो घुड़सवारी सीख रही है। तो टेकन टू का मतलब होता है अभ्यास करना, आदत में डालना।
ऐसे करके हो जाता है, ज़्यादातर गुड सेंस में ले आता है। और इसमें एक खास बात ये कि जब भी टेक टू आता है, टेक टू आएगा तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है, ये इसका खास नियम है, अर्थात जीरंड आता है इसमें टेक टू के साथ में। इसके बाद है आपका टेक अप। तो टेक अप का मतलब होता है उठाना, यानी उठाना, या ये कह सकते हो इसमें दूसरा अर्थ ये होता है टू स्टार्ट ए हॉबी। इसमें भी वही सेंस लगभग होता है, स्टार्ट ए हॉबी या स्टार्ट ए स्टडी, आप ये भी समझ सकते हो। उठाना भी होता है, मतलब किसी चीज को टेक अप, टेक दिस बैग अप, टेक दिस बुक अप, तो मतलब टेक दिस बॉक्स अप, मतलब ये बॉक्स उठा लो या बैग उठा लो, तो उठाने का सेंस होता है। और टेक अप का मतलब स्टार्ट ए हॉबी या स्टडी, कोई अध्ययन या हॉबी कोई मतलब शुरू करना। और देखो इसमें थोड़ा अंतर है, हॉबी कोई स्टार्ट करना, हॉबी तो है तुम्हारे पास लेकिन उसको आप स्टार्ट कर रहे हो, चाहे वो गार्डनिंग हो या अन्य कोई चीज हो। और यहाँ क्या है, यहाँ आदत बनाना है, आदत में ढालना है उसको। फिर लिखा टेक ए बैग, तो इसका मतलब होता है टू बी सरप्राइज्ड, टू बी सरप्राइज। और ये मोस्टली टेकन अ बैक, जैसे हो जाता है कि ही वॉज टेकन अ बैक टू हियर द न्यूज ऑफ हिज फेल्योर, अर्थात वो उसके असफलता का समाचार सुन करके अचंभित रह गया, तो टू बी सरप्राइज। टेक फॉर का मतलब होता है टू, यानी सपोज टू बी। सपोज टू बी का मतलब होता है मान लेना और या फिर समझ लेना, मान लेना और या समझ लेना। अब देखिए किस सेंस में होता है, या ये होता है मतलब गलती में मान लेना या गलती से समझ लेना। जैसे हम कहते हैं कि ही टुक फॉर, ही टुक आ रोप फॉर ए स्नेक। अब यहां पर जरा समझना है, टेक फॉर का सेंस है सपोज टू बी, यानी मान लेना या समझ लेना। ही टुक अ रोप फॉर ए स्नेक, उसने एक रस्सी को सांप समझ लिया, ये सांप मान लिया, मतलब उसने जो है एक रस्सी को सांप समझा, ऐसा हो गया उससे कि रस्सी पड़ी थी और उसने समझा कि सांप है। तो ऐसे करके होता है टेक फॉर, माने समझ लेना या मान लेना। इसके बाद मैंने इसको साथ में लिख दिया हुआ है ओवरटेक, चूंकि टेक ओवर होता है तो ओवरटेक भी होता है, तो इसका मतलब हो जाता है टू पास ए व्हीकल। मतलब ओवरटेक करना मतलब किसी भी चीज से आगे होना, तो ये आगे निकलना, तो ज्यादातर ऐसे यूज किया जाता है इसको, ओवरटेक करना, किसी व्हीकल को क्रॉस करना। तो यहाँ पर देखिए ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी हैं और अभी भी उसी तरह से ये लिखी हुई है, और इसको बाद में भी स्टडी कर सकते हो, बैक करके भी देख सकते हो, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। और इनका यूज जब तक आप बार बार या अच्छी तरह से नहीं पढ़ते हो, ठीक है, और बार बार नहीं सुनते हो, बार बार नहीं देखते हो, तब तक इनमें कमांड पाना या अपना कमांड बनाना, एक कंट्रोल करना पूरी तरह से बहुत मुश्किल होता है। और तुम देख ही रहे हो कि जब मैं खुद ही पढ़ाता हूँ तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं पर सबके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली रहती हैं, क्योंकि कन्फ्यूज़न जो होता है इनमें, वही चीज़ है यहाँ पर कि इस समय जो आप देख रहे हैं तो इस समय तो सब कुछ क्लियर लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी जब कभी एक्सप्लेन करना होता है, डिफाइन करना होता है, तो जब इस जगह पर तुम आते हो, यानी तुम जब एग्जाम फेस करते हो या किसी कंपटीशन में होता हो और तुमको वो चीज़ बतानी होती कि यहाँ पर क्या होगा, तो वो जो मुश्किल आती है एक, और जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है माइंड पे, ठीक है, उसको फेस करना सबके लिए चैलेंजिंग होता है। तो यहाँ पर इस बात को समझते हुए और फिर आपको ये चीज़ समझनी है और थोड़ा पॉजिटिवली लेना है और सभी बच्चों को इसको तैयार करना है। और ये देखिए ज़्यादातर कठिन नहीं है, कठिन इसलिए नहीं है
कि ज़्यादातर सबकी फॉर्मल मीनिंग ही है, बहुत ज़्यादा किसी की स्पेलिंग स्पेशल मीनिंग नहीं है। क्योंकि जैसे टेक आफ्टर, रिजेंबल, टेक डाउन लिखना, ये सब प्रीवियसली बच्चा पढ़ चुका होता है। जैसे टेक के बैक, टेक एन बैक अक्सर आता रहता है। ओवरटेक तो आता ही है, टेक फॉर भी ज़्यादातर टेक्स्ट वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें आता रहता है। जैसे स्टैंड आउट का यूज समझते हो, स्टैंड फॉर कहीं ना कहीं टेक्स्ट में आता है और पढ़ते हो आप, और स्टैंड अगेंस्ट भी आता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पर आती रहती है, पर फिर भी अगर जब हम एक साथ इनको इस तरह से देखते हैं तो काफ़ी मतलब अजीब सा लगता है कि ये सब कैसे होगा और कैसे तैयार होगा। तो आप इसमें पढ़ो तब भी आपके लिए मुश्किल लग रहा होगा, और अगर बुक उठा लेते हो तब भी लग रहा होगा। बस इसमें और बुक में थोड़ा ये फ़र्क है कि मैं इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। दूसरी एक बात है कि हो सकता है बुक में सब एक साथ एक जगह ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि एक जगह ना हो, लेकिन मैं सारी चीज़ें इसी से रिलेटेड सब कलेक्ट करके एक ही जगह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सुविधा के लिए इसको मैंने किया है। तो सब लोग इसको अपना अभ्यास करिए, और आज की क्लास यहीं तक रहेगी। और बाकी सारे बच्चों से ये कहना है कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसमें से आपको मतलब उसमें क्विज मिलेगी और उसको सॉल्व करके अपना आप अभ्यास कर सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी रहते हैं, चाहे सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो, और या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, ये सब आपको मिलता रहता है। तो सभी बच्चे इसको पढ़ें और पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें। मेरे तरफ से सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं।